बच्चों, इस वीडियो लेसन में आप सभी का अभिवादन है। यह वीडियो लेसन विषय पृथक्करण पर आधारित है, जो विज्ञान का विषय है। यह कक्षा 6 के पाठ 5 से लिया गया है। बच्चों, आपने अब तक यह जाना है कि किसी भी मिश्रण से हम उपयोगी पदार्थों को अनुपयोगी पदार्थों से अलग कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं से कंकड़ और मिट्टी अलग करना, अनाज से भूसा अलग करना, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, चाय पीने के लिए चाय की पत्ती को अलग करना, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओटना आदि। आपने नमकीन पोहा ज़रूर खाया होगा, और अगर आपने यह पाया होगा कि उसमें हरी मिर्च के टुकड़े ज़्यादा हैं, तो खाने से पहले आपने उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। यह प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। आइए इसको एक परिभाषा से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मिश्रण से अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों का अलग करना पृथक्करण कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पृथक पदार्थों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है। कोई भी पदार्थ उसके शुद्ध रूप में होना महत्वपूर्ण होता है। कई पदार्थों में अशुद्धियां मिली होने के कारण उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अतः पदार्थ का शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए पृथक्करण किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पृथक्करण की भी कई विधियां होती हैं, जैसे हस्तचयन, थ्रैशिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन। अब हम इन सभी विधियों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। पहले हम बात करते हैं हस्तचयन की, जिसको अंग्रेजी में हैंड पिकिंग भी कहा जाता है। किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों जैसे कंकड़, पत्थर के टुकड़े, भूसा, मिट्टी आदि को हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन कहलाता है। इसे बीनना भी कहते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल और दालों से कंकड़, पत्थर तथा मिट्टी के कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। दूसरी विधि है थ्रैशिंग। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रैशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रैशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है, और आजकल इस कार्य के लिए थ्रैशिंग मशीनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अगली विधि है निष्पावन, जिसको अंग्रेजी में विनोइंग कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि पृथक्करण की इस विधि में पवन का उपयोग होता है। पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने से किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। अगली जो विधि है उसका नाम है चालन, जिसको अंग्रेजी में हम सीविंग कहते हैं। जिस पृथक्करण की विधि में छलनी का उपयोग एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करने के लिए किया जाता है, उसे चालन विधि कहते हैं। चालन विधि में छलनी की मदद से अनुपयोगी पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे आटे से चौकर अलग करना तथा रेत के कंकड़ पत्थर अलग करना आदि। अगली प्रक्रिया है अवसाधन। इसको अंग्रेजी में सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। दो मिश्रित पदार्थों को जल में मिलाने पर हल्के पदार्थों का जल में तैरना और भारी पदार्थों का जल की तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन की प्रक्रिया में जल की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी को रेत से अलग किया जाता है और धूल मिट्टी युक्त अनाज को भी साफ किया जाता है। निस्तारण, इसको अंग्रेजी में डिकेंटेशन भी कहते हैं।
जल में घुली हल्की अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक पात्र में मिट्टी और धूल कण युक्त अनाज लें और उसमें पानी डालें। जल की तली में बैठे भारी अनाज को अलग करने के लिए पात्र को तिरछा करके मिट्टी और धूल कण युक्त जल को बाहर निकाल दें। उसके बाद आप देखेंगे कि केवल अनाज ही शेष बचा है। यही प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। अगली प्रक्रिया है निस्यंदन। इसको अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव्य में से फिल्टर, छलनी, बारीक कपड़ा अथवा फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है, उसे निस्यंदन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा चाय की पत्ती को छलनी से छानकर चाय से अलग किया जाता है। फलों के रस को पीने से पहले उनसे बीजों को पृथक करने के लिए किया जाता है, तथा घरों में पनीर बनाने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगली विधि है वाष्पन, जिसको अंग्रेजी में इवापोरेशन कहते हैं। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रिया से समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। जल चक्र में इसी प्रक्रिया के दौरान जब समुद्र का पानी गर्म होकर वाष्पित होता है तो बादलों का निर्माण होता है। हमारी आखिरी प्रक्रिया है संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। पृथक्करण की इस अंतिम विधि में जल वाष्प का जल में बदलना संघनन कहलाता है। यह वाष्पन से विपरीत होता है। बादलों में संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही बारिश होती है। इसी के कारण ओस की बूंदें भी बनती हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो लेसन में जाना कि पृथक्करण क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है तथा इसके फायदे क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने पृथक्करण की कई विभिन्न विधियों के बारे में भी जाना। अब कुछ प्रश्नों के विचार करने की बारी है। ये पहला प्रश्न है, पृथक्करण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? दूसरा प्रश्न है, पृथक्करण क्यों आवश्यक है और ये हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है? तीसरा प्रश्न है, पृथक्करण की हस्त चयन विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके कुछ नए उदाहरण सोचें। हमारा चौथा प्रश्न है, अवसादन और निस्तारण किसे कहते हैं? इससे दैनिक जीवन में क्या लाभ होता है? पांचवा प्रश्न, निस्यंदन किसे कहते हैं? इसके कुछ नए उदाहरण सोचें। छठा प्रश्न, निष्पावन किसे कहते हैं और ये किस प्रकार सहायक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेसन और चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद।